हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी अगर एज अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो उसके क्या फीचर्स हैं जो ये शो करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसको जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, और डाटाज लिखने काफी जरूरी हो जाते हैं अगर आपने अच्छे नंबर लेने तो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेगनेंट पर कैपिटा इनकम। इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट मतलब स्टेबल टाइप है, इतनी कोई पावरफुल तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही ग्रोथ रेट। ठीक है, ड्यूरिंग 50 इयर्स प्रायर टू इंडिपेंडेंस मतलब 1947 से पहले देखें, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम पर एनम वाज लेस देन 1%। तो अगर हम आज़ादी के 50 साल पीछे देखें तो पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो तकरीबन 1% के आसपास थी या उससे भी कम थी कई कई ईयर्स में। तो ठीक है, मगर एवरेज लगाएं तो 1% के आसपास है। आफ्टर इंडिपेंडेंस नो डाउट एज अ रिजल्ट ऑफ प्लानिंग इंडियन इकोनॉमी गॉट अ स्टिमुलस, येट द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम रिमेन्ड वेरी लो। आज़ादी के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है मगर फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी बाकी कंट्रीज में बढ़ी है। रेदर द थर्ड प्लान इन द थर्ड प्लान इट डिक्लाइन टू 0.2%। तो थर्ड प्लान जो थर्ड 5 ईयर प्लान बना उसमें ये 0.2% तक गिर गई, मतलब डिक्लाइन हो गई। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1950-51 टू 2019-20 एनुअल ग्रोथ रेट या एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वाज अबाउट 3%। तो पर कैपिटा इनकम अभी तक 2019-2020 तक का डाटा की एवरेज लगाएं तो 3% से बढ़ी है, कोई इतनी ज्यादा खास नहीं बढ़ी। दिस स्टेगनेंट पर कैपिटा इनकम इज एन इंडेक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो स्टेगनेंट सी पर कैपिटा इनकम है, कोई तगड़े तरीके से नहीं बढ़ी, ये हमें दिखाती है कि इंडियन इकोनॉमी एक स्टेगनेंट इकोनॉमी है जिसमें इतनी तेजी से ग्रोथ रेट नहीं हो पाई जितनी चाहिए थी, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो काफी ज्यादा है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। एक तो पर कैपिटा इनकम स्टेगनेंट है, ऊपर से पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ रेट है वो तो स्टेगनेंट है ही है, ऊपर से लो भी है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुरिहारा लो पर कैपिटा रियल इनकम इज द मेन फीचर ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। किसी भी अंडर डेवलप इकोनॉमी का अगर मेन फीचर देखें तो वो होता है उसका लो पर कैपिटा रियल इनकम, मतलब उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम होती है। ठीक है, इसके कुछ डाटा दिए हुए हैं मैंने। तो पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लो एज कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें अगर देखें इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है इन थाउजेंड डॉलर तो 2.85 डॉलर है। यूके की 52 कहाँ चल रही है, यूएई की 52,000 डॉलर, कनाडा की 55,000 डॉलर। ऐसे चाइना का डाटा भी है, चाइना भी हमारे से कितनी आगे, जापान भी हमारे से कितनी आगे, यूएसए भी हमारे से कितनी आगे। तो पर कैपिटा इनकम इन थाउजेंड्स देखें तो हम तो पता नहीं कितनी पीछे हैं। अब अगर डाटा के हिसाब से चलें तो हम इतनी पीछे हैं कि हम अपने आप को डेवलप कंट्री कैसे कहें, बताओ। ठीक है ना, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंट्री को रन डाउन कर रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं देश के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स के डाटा को देखोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि हमारी इकोनॉमी स्टिल अंडर डेवलप्ड कहलाने के लायक है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के पैरामीटर पे उसने अभी इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हासिल नहीं की। अबव डाटा क्लियरली शोज दैट per capita income of India is very less in comparison to other nations. लो पर कैपिटा इनकम इज द सिम्टम ऑफ एन अंडर डेवलप इकोनॉमी। तो ये जो लो पर कैपिटा इनकम है ये एक सिम्टम है कि हमारी इकोनॉमी अभी तक अंडर डेवलप चल रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, खाना पीना वगैरह वगैरह, वो भी अभी इतने हाई फाई लेवल पे नहीं चल रहे। ऑन अकाउंट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ सच नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एटसेट्रा इज वेरी लो। रोटी कपड़ा मकान की जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा कम है। इन इंडिया in 2023 average intake of an individual was 2496 calories per day। तो हमारी जो कैलोरी इंटेक है वो 2496 कैलोरीज पर डे है, एज अगेंस्ट इट इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरेज इंटेक ऑफ एन इंडिविजुअल was 3400 कैलोरीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 3000, 3400, 3500 कैलोरीज पर डे खा रहे हैं, और हमारी कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो है 2000 के आसपास खाई जाती हैं, हमारी कंट्री में 2496 कैलोरीज पर डे कंज्यूम हो रही हैं। Thus, in India, most of the people do not get balanced diet. On account of standard of living of the people, their efficiency, यहाँ मैंने कॉमा डालना था, रुको, यहाँ कॉमा है, ठीक है, पॉइंट नहीं है। Their efficiency remains low। अगर कम खाएंगे तो एफिशिएंट भी कम होंगे, काम भी कम कर पाएंगे, दिमाग भी कम चलेगा। ठीक है, तो consequently
पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। तो इस वजह से जो पर कैपिटा जो इनकम है वो लो है, इसलिए तो कम खा पा रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ लो इनकम दैट पुअर पीपल कंटिन्यू टू बी पुअर। तो जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने डिस्कस किया लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है क्योंकि पर कैपिटा इनकम लो है। इस पैरामीटर पे भी हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट आ जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा परसेंटेज है, और जो गरीब हैं उनके पास बहुत कम परसेंटेज पैसा है और ज्यादा परसेंटेज गरीबों की होती है। आपको बताइए हर एक कंट्री में। इन इंडिया ऑन द वन हैंड पर कैपिटा इनकम इज लो, एक तरफ तो पर कैपिटा इनकम लो है, एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज लार्ज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो इनइक्वालिटीज है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कैसे? थोड़ा बहुत डाटा लिखेंगे इसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, इन इंडिया the poorest 10% of the population get only 3.5% of national income। ध्यान से समझना, जो हमारे देश के सबसे 10% नीचे, मतलब सबसे गरीब हैं 10% पॉपुलेशन, जो सबसे पुअरेस्ट 10% पॉपुलेशन है, उनको पूरे नेशनल इनकम का सिर्फ 3.5% मिलता है। मतलब 1% को 1% ऑफ नेशनल इनकम भी नहीं मिल रही। ठीक है, दूसरी तरफ देखें, एज अगेंस्ट इट द रिचेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन इंजॉयज 30.5% ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, जो टॉप के 10% लोग हैं उनको 30.1% ऑफ नेशनल इनकम इंजॉय करने के लिए मिल रही है। तो इनइक्वालिटीज इतनी ज्यादा है, इनइक्वालिटीज होंगी तो ये भी एक पैरामीटर है ये देखने के लिए कि हमारा कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, इट मे बी नोटेड that in many countries of the world like Japan, America, England, etc., due to inequalities in the distribution of income and wealth, rich people saved a large part of their income and invested the same to increase capital formation। तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो अगर अमीर के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा और ज्यादा अमीर होता रहेगा। एज अ रिजल्ट ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी गॉट एक्सेलरेटेड देयर। तो अगर अमेरिका वगैरह वहां देखें तो होता क्या है, जो ज्यादा अमीर लोग हैं वो इकोनॉमी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिसकी वजह से जॉब्स वगैरह क्रिएट होती हैं, वो तो अमीर होते हैं, बाकी जनता के पास भी स्पिल ओवर इफेक्ट्स आ जाते हैं, उनको भी जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। हाउएवर इन इंडिया रिच पीपल स्पेंड देयर लाइफ देयर क्या कहते हैं, स्पेंड आना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, मैं यहाँ स्पेंड लिख देता हूँ, स्पेंड। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ अच्छी हैंडराइटिंग में, स्पेंड देयर वेल्थ ऑन कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। और यहाँ पे इंडिया में देखें तो रिच बजाय इसके कि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, फैक्ट्रीज खोल रहा है वगैरह वगैरह, वो लग्जरीज के ऊपर पैसे खर्च करी जा रहा है, लाइक ज्वेलरी, जेम्स, गोल्ड, कॉस्टली कार्स एटसेट्रा एटसेट्रा, इन पे पैसे उड़ा देता है और इन्वेस्टमेंट करने को इतने ज्यादा नहीं होता। और वो भी इसलिए उड़ाता है, कंपनी के नाम पे सामान ले लेता है ताकि क्या कहते हैं फर्दर इनकम टैक्स में फायदा हो जाए, पता तो है आपको। दे स्पेंड लैविशली ऑन सोशल एंड रिलीजियस फंक्शंस। आपको पता है शादी ब्याह के ऊपर कितने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं अमीर लोग। कंसिक्वेंटली वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वेल्थ इज लेफ्ट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। तो जितने ज्यादा उधर खर्च करते उतने कैपिटल फॉर्मेशन या फैक्ट्रियां खोलने पे लगाते, तो नौकरियों की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, इंस्टेड ऑफ रिडक्शन इन द डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, द सेम हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड। तो ये जो 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे इसमें मेन मकसद था इनइक्वालिटीज को कम करना, मगर जैसे जैसे अभी तक देखा जाए, इतने साल हो गए आजादी को, इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं, बी इट एनी गवर्नमेंट। समझ की बात? तो इनइक्वालिटीज का होना भी ये एक पैरामीटर है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी स्टिल अंडर डेवलप्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। वो कंट्री जिसका एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस काफी ज्यादा होता है और इंडस्ट्री पे या अदर सेक्टर्स पे जो डिपेंडेंस है वो कम होता है, ठीक है, तो उसको हम अंडर डेवलप्ड कंट्री मानते हैं। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम होती रहती है और बाकी सेक्टर्स पे डिपेंडेंसी बढ़ती रहती है। इन इंडिया एज पर एनएसएसओ सर्वे या सर्वे रिपोर्ट, about 46.2% of the population depends on agriculture। ठीक है, एग्रीकल्चर पे अभी भी 46.2% लोग जो है डिपेंड करते हैं। इन 2019-20 मतलब 2019-20 का डाटा देखें, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड 17.2% ऑफ द नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर ने कितना कंट्रीब्यूट किया नेशनल इनकम का? सिर्फ 17.2%। It means that 46.2% of the population that depends on agriculture generates just 17.2% of national income। मतलब 46% लोग देश के लगे हैं और माल बना रहे हैं सिर्फ 17%। ये तो भाई लो प्रोडक्टिविटी होगी। As against it, the other 53.8% of the population that is engaged in non-agricultural activities
जो बाकी जो 53.8% लोग हैं जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, वो 82.8% माल बना रहे हैं। तो उनकी तो प्रोडक्टिविटी हाई हुई ना, समझ की बात। इट क्लियरली प्रूव्स दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर इज फार लेस देन द प्रोडक्टिविटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लेबर। तो एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी वो काफी कम है, और जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी ज्यादा है। टू मच डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज अनदर साइन ऑफ अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का ये अंडर डेवलप होने का एक और वजह ये भी है कि हमारी जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे वो काफी ज्यादा है। अगर आप डेवलप कंट्रीज में जाओगे तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, और हमारी तो 46% के अराउंड है। हिस्टोरिकली इट इज प्रूव दैट as country develops economically, the percentage of its population depending on agriculture goes on diminishing। तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जैसे जैसे एक कंट्री डेवलप करता है वैसे वैसे जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में लगी है वो कम होती रहती है। फॉर इंस्टेंस इन 1810 इन अमेरिका 75% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अगर 1810 की बात करें, अमेरिका में 75% लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे। करंटली अबाउट 0.7% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो आज के टाइम पे देखें तो 0.7% लोग काम करते हैं। इट इज दिस 0.7% ऑफ population engaged in agriculture that meets all the agricultural needs of the remaining 99.3% of population। तो ये जो 0.7% लोग हैं ये उतना माल बना लेते हैं जितना 99.3% लोगों को खाने पीने की डिमांड को पूरा कर ले। इट प्रूव्स दैट द एग्रीकल्चर इन अमेरिका इज वेरी मच एडवांस्ड। इससे पता लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा एडवांस्ड है। ऑन द कंट्रेरी हमारे यहाँ पे क्या है, 46.2% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ऑफ इंडिया डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इज नॉट इन अ पोजिशन टू मीट द एंटायर एग्रीकल्चरल needs of the remaining 53.8% of the population engaged in non-agriculture sector। हमारे यहाँ पे हाल ये है कि 46.2% लोग उतना माल भी नहीं बना पा रहे जितना पूरी पॉपुलेशन को चाहिए खाने पीने के लिए। कुछ चीजों में बना पा रहे हैं, सारी चीजों में नहीं बना पा रहे, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। इट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द अंडर डेवलप्ड nature of the country that a large part of national income comes from agriculture। तो एग्रीकल्चर से काफी ज्यादा हिस्सा आ रहा है, 17.2% के करीब आ रहा है, जो कि कम होना चाहिए। As a country develops economically, the percentage share of agriculture in national income goes on falling। जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है जो परसेंटेज शेयर होगा नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज शेयर होगा वो गिरना चाहिए। ऑल्दो इन इंडिया द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम इज डिक्रीजिंग बट नॉट एज मच एज इन अदर कंट्रीज। जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तब तो और भी ज़्यादा भयानक हालत थी, 72% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, ठीक है, अब कम हो गए, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर भी नेशनल इनकम में गिरा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी एंड जापान इज ओनली अबाउट 1%। तो सिर्फ उनकी देश की नेशनल इनकम का 1% के अराउंड जो है वो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर से आता है, बाकी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, और हमारे यहाँ अभी भी 17.2% चल रहा है, ठीक है। तो ये शो करता है कि अभी भी हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहाँ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप भी नहीं हो पाया। रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज बीन वेरी स्लो इन इंडिया। इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो स्पीड है वो काफी लो रही है। मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज वर लैकिंग इन इंडिया। ये तो सिंपल इंग्लिश है, तो इसका क्या क्या आपको ट्रांसलेट करके बताऊं। ऑल्दो in the post-independence era, many consumer industries like textile, sugar, pharmaceuticals, etc. have developed significantly. Yet, the basic producer goods industries like machine tools industry, chemical industries, fertilizer industries, etc. have not developed satisfactorily। तो consumer goods industries तो बन गई हैं काफ़ी, मगर अभी भी जो producer goods industries हैं, मशीनों की industries हैं, या जो raw material chemicals की industries हैं, जितनी develop होनी चाहिए, जितनी requirement है उतनी नहीं हो पाती, तभी बाहर से मंगवाना पड़ता है ये सामान। No doubt, large-scale industries were set up in the country some 100 years back, but they could provide employment to 75 lakh persons only till this date। तो बेसिकली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो बनी हुई हैं कंट्री में हैं, मगर अभी तक सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में 75 लाख जो लोग हैं उन्हीं को नौकरी मिल पाई है। इट कम्स टू जस्ट 4% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्रीज जो लार्ज स्केल है उसमें सिर्फ 4% जनता काम करती है। इन 2019-20 2019-20 के डाटा के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैड 27.2% शेयर इन द नेशनल इनकम। इनका जो शेयर है नेशनल इनकम में वो सिर्फ 27.2% है, जो कि कम माना जाता है। बाकी कंट्रीज में इनका शेयर बहुत ज्यादा है। एज अगेंस्ट इट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज
to the national income of China was about 40%. दूसरे देशों में इनका शेयर नेशनल इनकम में काफी ज्यादा होता है. On account of backwardness, the country has to depend on foreign countries to meet many of its requirements. तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड है, हमें कई चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं. Low rate of industrial growth results in low productivity and low per capita income. अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही कम होगी तो काम करने की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और सॉरी एंड लो पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लो रह जाएगी. प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीजेस एंड कंसिक्वेंटली इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज हिंडर्ड. तो सिंपल वर्ड्स में जो ज्यादातर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में आ जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतनी ज्यादा नौकरियां नहीं है. इस वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफी जनता आ जाएगी, तो लैंड फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, तो एक वाइबल साइज ऑफ लैंड नहीं रह पाएगा जिसमें एक अच्छी खेती बाड़ी हो सके. तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर की भी डेवलपमेंट सफर कर जाती है. नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज. बैंकों की फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी बाकी कंट्रीज में. One of the causes of underdevelopment of India is that banking and credit facilities, especially in rural areas, have not properly developed. जो विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है ताकि लोग सेव कर सकें और लोन्स वगैरह ले सकें. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. ये तो पता ही है सबको. पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स and small entrepreneurs do not get loans and credit facilities at cheap rate of interest at appropriate time and in adequate quantity. तो जो गरीब लोग हैं, गरीब फार्मर्स हैं या छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सही टाइम पे लोन नहीं मिल पाता और जितनी क्वांटिटी ऑफ लोन चाहिए उतना नहीं मिल पाता सस्ते रेटों पे, ताकि उनको भी अपने काम करने के लिए एनकरेजमेंट मिले. बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोन ले लेते हैं और फिर कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर ये कह देते हैं पैसे नहीं है हमारे एसेट्स ले लो. समझ गई बात. दे डिपेंड ऑन इंडिजिनस बैंकर्स फॉर देयर क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स. तो छोटे छोटे लोगों को इंडिजिनस बैंक्स, जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. तो वो उनसे लोन तो ले लेते हैं मगर उनके डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. फिर अ लार्ज पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स गोज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. तो काफी ज्यादा कमाई का हिस्सा उनके लोन चुकाने में ही चल जाता है, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी एग्जॉर्बिटेंट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. दे आर लेफ्ट विद नो पावर टू सेव. उनके पास पैसे सेव करने का पावर नहीं रहता, क्योंकि ज्यादातर तो वो लोकल मनी लेंडर से जो कर्जा लिया है वही चुकाते रहते हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है. एज अ रिजल्ट देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज. इसकी वजह से एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर का इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता. दस ड्यू टू इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज, लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कंट्री आर अनेबल टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक लॉट्स. तो सिंपल वर्ड्स में लोन्स की फैसिलिटी नहीं होगी तो फिर काम कैसे चलेगा. समझ गए ना बात. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, लेस डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए. अब कई लोग मुझे कह सकते हैं भाई बहुत अच्छी रोड्स बन गई, इतनी बन गई, उतनी बन गई, मगर जब हम फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके कंपैरिजन में अभी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. ठीक है. इन इंडिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, रोड्स, एयरवेज एंड वाटरवेज आर नॉट एडिक्वेट इन व्यू ऑफ द वास्ट जोग्राफिकल एरिया. जितना हमारा जोग्राफिकल एरिया है उस हिसाब से अगर हम देखें तो इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है. आप बाकी सारी बातें छोड़ो, आप अपने शहर या गांव में देखो, जो रोड एकदम सही बनी हुई है उसको फिर से सही बना देंगे, और जो रोड टूटी हुई है उसको रिपेयर नहीं कर पाते, और अगर कर भी पाते हैं 2 बारिशें पड़ती हैं उसका फिर से हालत वही हो जाती है. दीज मीन्स बीइंग फार लेस देन द रिक्वायरमेंट्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड लेबर. तो जब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होंगी तो मोबिलिटी ऑफ गुड्स, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स पहुंचाने में टाइम लग जाएगा, और लेबर की मूवमेंट भी काफी जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. ठीक है. इट इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव फॉर पुअर फार्मर्स टू कैरी देयर फार्म प्रोड्यूस टू द मंडीज. तो जो किसान है उनके लिए काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना सामान डायरेक्टली मंडीज में लाके बेच सके. दे आर compelled to sell the same at the village at uneconomical prices. तो उनको लोकल जो ट्रेडर है उनको बेचना पड़ेगा uneconomical prices पे. Industries also face difficulty in getting raw material, coal, etc. due to the shortage of means of transport communication. तो ट्रांसपोर्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से जो उनको रॉ मटेरियल लाने ले जाने में भी दिक्कत हो सकती है. As a result, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉल्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस. इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम होती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी राइज होती है. In India, there are 5.2 kilometers of railway lines per 1 lakh population. ठीक है. As against 169 kilometer of railway lines per 1 lakh population in Canada. तो कनाडा के हिसाब से या किसी और डेवलप कंट्रीज के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ रेलवे लाइन की हालत क्या है उसका डाटा मैंने आपको बता दिया. Besides, in India,
yet all the villages are not connected with the all weather roads. अभी आपको पता है कई villages ऐसे हैं जहाँ तो roads ही नहीं है, all weather roads तो दूर की बात, roads ही नहीं है, ठीक है. The quality of roads in India is very poor in comparison to roads in the developed nations. हालांकि सड़क बन जाती है, सड़क बन जाती है, कभी पुल गिर जाता है, कभी एक बाढ़ आती है वो पुल ढह जाता है, या फिर जो सड़क बनी है एक बारिश पड़ती है उस पर खड्डे पड़ जाते हैं. तो ऐसे ऐसे तो मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं. इस वजह से इन पैरामीटर्स पे हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का प्रेशर काफी ज्यादा है. ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन 18% लिव्स इन इंडिया, whereas it has just 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया. इंडिया पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% एरिया है, मगर पूरे वर्ल्ड का 18%, 18% लोग इंडिया में रहते हैं. Thus in India per capita availability of land is very less. तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर बंदे का अगर एवरेज लैंड लगाएं तो वो काफी कम चला जाता है. इन इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई. पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट काफी तेज है. बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स लाइक फूड शॉर्टेज, खाने की कमी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, रेज देयर अगली हेड. मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में काफी तेजी से फैलती हैं. अब जॉब्स की देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है. दिस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज अ ग्रेट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये पॉपुलेशन का ज्यादा होना भी हमारे देश की तरक्की के आगे एक रोड़ा क्रिएट करता है. अगर पॉपुलेशन कम होती तो क्या पता वो रिसोर्सेज हम कम पॉपुलेशन के ऊपर खर्च करते तो काफी तेजी से डेवलपमेंट हो जाती. नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. ये भी एक मेन रीजन है. इंडिया सफर्स फ्रॉम लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहा है. 8 घंटे काम कर सकता है तो सिर्फ 2 घंटे की नौकरी मिल रही है. या फिर ये भी कह सकते हो कि पीएचडी की है बंदे ने और उसको चपरासी की नौकरी मिल रही है या पीएन की नौकरी मिल रही है. ठीक है. इन दिसंबर 2017 the number of unemployed registered in 969 employment exchanges of the country was 4.24 crore. ये तो रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं वो पता नहीं कितने. On account of unemployment there is wastage of labor power, less production, low per capita income and low rate of investment. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, वही बंदे कहीं और लगते तो लेबर पावर की वेस्टेज हो गई, प्रोडक्शन भी कम हुई, लो पर कैपिटा इनकम चलेगी और लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ. तो हमें इन रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए और डेवलपमेंट इसमें भी रखी है और इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ कैपिटल. कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज अ वाइटल रोल या वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो आगे देश तरक्की करेगा. अकॉर्डिंग टू कुजनेट्स, जो बहुत जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में काफी इनकी थ्योरीज हैं, वो क्या कहते हैं, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज द कॉज ऑफ लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल आउटपुट. अगर कैपिटल फॉर्मेशन ही लो होगी तो नेशनल आउटपुट या जीडीपी या फिर ये कह सकते हो नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट भी कमी होगी. इन 1950-51 अबाउट 9% ऑफ द ग्रॉस नेशनल इनकम वाज सेव्ड. तो अगर 1950-51 की डाटा की बात करें तो जितना भी ग्रॉस नेशनल इनकम थी उसमें से सिर्फ 9% ही सेव हो पाता था. ठीक है. लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो द सेम. तो जो सेव हो पाएगा, आगे बैंक लोन देंगे तो तकरीबन इतना ही इन्वेस्ट हो पाता था. इन 2019-2020 rate of gross domestic savings was 31.4%. There were many causes of low savings and low investments in India. तो इंडिया में अभी भी सेविंग्स काफी लो हैं और लो इन्वेस्टमेंट है. ऐसा क्यों होता है? लार्ज स्पेंडिंग बाय द रिच क्लास ऑन लग्जरी गुड्स. जो रिच पीपल हैं वो मर्सिडीज खरीद लेंगे, ऑडी खरीद लेंगे, वो मैं कह रहा हूँ लैंड क्रूजर खरीद लेंगे. वो उतना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके और फैक्ट्री पे लगाते, गरीबों को भी नौकरी मिल जाती. लेस बैंकिंग फैसिलिटीज इन इंडिया एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा. तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम है, बैंकिंग फैसिलिटीज जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है. अगर बंदों के हिसाब से देखें कि पर लैक ऑफ पर्संस कितने बैंक्स अवेलेबल हैं, वो भी अवेलेबिलिटी काफी लो है. इन 2019-2020 the level of investment increased to 32.2%. in India capital output ratio is very high. capital output ratio मतलब capital divided by output. मान लो 10 मशीनें और माल बन रहा है 100, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कितनी होगी? 0.1. ठीक है. बट अगर 10 मशीनें और माल भी 10 ही बन रहा है तो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा ही ना. तो मतलब जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पा रहा, सिंपल वर्ड्स में. कीपिंग इन व्यू द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, even the present rate of saving and investment is not sufficient. जो present rate of saving और investment हो रहा है वो भी sufficient नहीं है अगर हम economic development की बात करें या economic development करने की सोचें तो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे. ऑल्दो इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, मिनरल्स,
forests, etc. Yet these have not been fully harnessed. Basically, इनका fuller utilization अभी तक नहीं हो पाया. Barely 1/5 of the country's water resources have been utilized. इंडिया के पास पानी इतना है, मगर आप देखोगे कई जगह तो सूखा मचा हुआ है. इरिगेशन के लिए पानी नहीं कर पा रहे, पहुंचा पा रहे. जहाँ पे पहुंचाना चाहिए वहाँ पे नहीं पहुंचा पा रहे. Consequently, on the one hand, agriculture and industrial production of the country are adversely affected on the other hand, floods play a havoc in the country. एक तरफ तो पानी की प्रॉब्लम आ रही है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा. दूसरी तरफ अगर ज्यादा बारिश होती है तो फ्लड्स आ जाते हैं, उससे भी बेड़ा गर्क हो जाता है. ठीक है. इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू यूटिलाइज फुली इट्स मिनरल वेल्थ लाइक आयरन, कोल, पेट्रोलियम, मिका एटसेट्रा. तो जो हमारे पास मिनरल्स हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनका भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन, एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी यूटिलाइज प्रॉपरली. अगर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होंगी तो एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं हो पाएगा. फॉरेस्ट वेल्थ हैज ऑल्सो नॉट बीन फुली एक्सप्लॉइटेड. जो हमारे पास फॉरेस्ट वेल्थ है उसको भी अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया. ठीक है. लैक ऑफ ऑप्टिमल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो हमने अपने नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया. अच्छे से इस्तेमाल किया होता तो क्या पता हम डेवलप हो जाते. जैसे अरब कंट्रीज में देखो, तेल मिल गया, पहले तो उनको अरब कंट्रीज में आपको पता है क्या हालत होती थी, और अब जाके देखो तेल की उन्होंने इतनी, क्रूड ऑयल की इतनी यूटिलाइजेशन अच्छे से की है कि अब वो कंट्रीज डेवलप हो गई. ठीक है. अब ये मत कहना कि आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगे और उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा. उन्होंने इसके लिए भी प्लान्स बनाए हुए हैं. ठीक है. शॉर्टेज ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स. तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का ये भी एक वन ऑफ द मेन फीचर है कि यहाँ पे मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते. एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स आर द एसेंशियल प्री रिक्विसाइट्स, मतलब प्री कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हर एक कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे इन्हीं का जो मेन हाथ रहता है. बट इन इंडिया देयर इज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच एंटरप्रेन्योर्स. इंडिया में इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स कम है. एंटरप्रेन्योर्स हेयर वांट टू गेट रिच क्विकली by indulging in the speculative activities. वो करते क्या, फटाफट से अपनी स्टार्टअप शुरू करेंगे. स्टार्टअप शुरू करके 2-4 साल अच्छा काम करके मार्केट में अपने हाई वैल्यूएशंस पे शेयर निकाल देंगे और अपना माल गरीब बंदे को बेच के और निकल जाएंगे कोई और स्टार्टअप ढूंढने. ठीक है. दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग रिस्क्स एंड सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज. ठीक है. वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते. थोड़े बहुत हैं, लेते हैं, मगर इतने नहीं लेते जितने डेवलप कंट्रीज में ले रहे हैं. ठीक है ना. That is why the development of industries has not taken place in the proper manner in India. जैसे स्टार्टअप आया था पेटीएम वगैरह, उन्होंने क्या किया, शुरुआत में अपने पैसे लगाए, 10 जो है वो अच्छा काम किया, और बाद में लोगों को 2021 का शेयर मार्केट में बेच के अब निकल गए. अब शेयर का रेट चल रहा है 400. जिसने खरीदा 2021 में वो तो बेचारा फंस गया ना. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस. जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस काफी आउटडेटेड रहते हैं. ठीक है. पुराने रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पूछ ही नहीं रहे. मेन सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया लाइक कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लॉ ऑफ सक्सेशन, कस्टम्स, रिलीजियस राइट्स एटसेट्रा आर प्रूविंग अ हिंड्रेंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बंदा इन्हीं में फंसा रहता है, शादी ब्याह के सिस्टम में फंसा हुआ है, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, वही 50-50 साल तक चल रहा है. लॉ ऑफ सक्सेशन अच्छे से नहीं है. ठीक है. कस्टम्स जो रीति रिवाज हैं कि गरीब बंदा है फिर भी दहेज देना है, फिर भी लोन लेके शादियां करनी है. ठीक है. रिलीजियस राइट्स हैं कि भाई अगर फलां रिलीजन के हो तो आपको इस डेज में जब त्योहार आएगा तो इतने लाख के गिफ्ट बांटने ही है, इतनी शादी ब्याह पे उड़ाने हैं. समझ की बात. तो इन चीजों से हमें निकलना पड़ेगा. ठीक है. अंडर देयर इन्फ्लुएंस पीपल डू नॉट लाइक टू abandon outmoded methods of working, they oppose scientific methods. तो सिंपल वर्ड्स में उन्हीं के इन्फ्लुएंस के अंदर लोग उन्हीं में इतना बिजी हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए काम करना नहीं चाहते और कर भी नहीं पाते. ठीक है. मॉडर्न मेथड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते. The result is that modern techniques are not adopted and the resources of the country are wasted. तो वो काम जो करने चाहिए वो तो करते नहीं है, और जो आउटडेटेड जो है चीजें उन्हीं में इंडल्ज हुए पड़े. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है. अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको. अगर मान लो बारिश नहीं हो रही, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर बारिश नहीं हो रही तो बारिश ना होने की वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट सफर कर रही है. तो अगर एग्रीकल्चर आउटपुट सफर कर रही है बारिश ना होने की वजह से, तो क्या बेटर रहेगा कि इरिगेशन के थ्रू कैनाल्स प्रोवाइड कराए जाएं या फिर पूजा या नमाज पढ़ी जाए. अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है लो ग्रेड ऑफ ह्यूमन कैपिटल. हमारे जो ह्यूमन स्किल्स हैं, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो काफी लो ग्रेड का है. ठीक है. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कंसिडर लेबरर्स एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल. जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो जो लेबरर्स हैं,
चाहे वो मेंटल लेबर हो, फिजिकल लेबर हो, उसको वो फॉर्म ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल लेके चलते हैं, ठीक है। दे कॉल इट ह्यूमन कैपिटल। लो ग्रेड ह्यूमन कैपिटल इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ पे लो ग्रेड ऑफ ह्यूमन कैपिटल, स्किल जो है उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ा पढ़ा के रट्टे बजवाई जा रहे हैं, और जितनी चाहिए स्किल्स उतनी स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द laborers of a country is low, their health is poor, they are illiterate and their efficiency टू becomes low। तो सिंपल वर्ड्स में ये बताया कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हेल्थ इश्यूज भी होंगे, और इलिटरेट भी रहेंगे, और उनकी एफिशिएंसी भी कम होगी। बिकॉज ऑफ लो एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स हाई एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स पुअर। क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट गिर जाएगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट इनकम ऑफ द लेबरर्स रिमेन लो, क्योंकि स्किल्स लो हैं तो इनकम भी लो रहेगी। इन दिस वे दे रिमेन कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इस वजह से वो हमेशा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में ही फंसे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुअर टेक्नोलॉजी। इट इज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट प्रिवेल्स इन, ये लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो प्रिवेल करती है इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन अ लार्ज सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी पुरानी है, ठीक है। मॉडर्न अपडेटेड नहीं होती रहती, स्टैटिक हो गई है, ठीक है। इन मेनी कंट्रीज लाइक इन मेनी इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर एटसेट्रा, ओल्ड एंड इंफीरियर मशीन्स आर स्टिल इन यूज। पुरानी मशीनों को इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नई मशीनें डेवलप नहीं कर पा रहे। द प्रोडक्ट ऑफ दीज मशीन्स इज नॉट ओनली इंफीरियर बट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो हाई। एक तो मशीन्स इंफीरियर है, ठीक है, वो गुड्स भी क्या बनाएंगी, ऊपर से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई है। कंसिक्वेंटली आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फेल टू compete in international market and adversely affect our exports। तो अगर हम पुअर क्वालिटी का सामान बनाएंगे और हमारी मशीनें भी पुअर हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई है, तो हम कैसे compete कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में? compete नहीं करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट गिर जाएंगे। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर यूज ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा इज वेरी लिटिल। जो अमीर किसान है वो तो ये चीजें यूज कर लेते हैं, गरीब किसान ये काम नहीं कर पाते, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉस्टली होती है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अकाउंट्स फॉर लो प्रोडक्टिविटी एंड लेस देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो लो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, और जो रिसोर्सेज को हमने फुली यूटिलाइज करना था वो भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा जो सिस्टम है वो ड्यूलिज्म है बेसिकली। ड्यूलिज्म के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, अगर आपको वो देखना हो तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। इंडियन इकोनॉमी इज अ ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी है। दो शक्लें हैं, दो साइड्स हैं एक इकोनॉमी की। कैसे? इन इट टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्रिवेल्स, दैट इज हाईली डेवलप्ड सेक्टर एंड सबसिस्टेंस सेक्टर। एक तरफ तो हाईली डेवलप्ड सेक्टर है, अगर आप शहरों में चले जाओ आपको लगेगा इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, इतने ज्यादा मॉल्स, आपको लगेगा कहीं अमेरिका में आ गए हम। दूसरी तरफ हाईली सबसिस्टेंस सेक्टर, विलेजेस में जाओगे तो शायद सड़कें भी ना मिलें, ठीक है, कई कई जगह पे है, कई कई जगह पे नहीं है। हाईली डेवलप्ड सेक्टर इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस वर्किंग इन इंडिया, बिजनेस यूनिट्स ओन्ड बाय बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज एटसेट्रा। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हाउसेज, बड़ी बड़ी जो कंपनीज आ जाती हैं हाईली डेवलप्ड सेक्टर में, और मॉल्स वगैरह या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज आ जाते हैं। दिस सेक्टर हैज वेरी हाई इनकम। इस सेक्टर में इनकम काफी हाई है। देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग इज लाइक दैट ऑफ डेवलप्ड नेशंस। ऐसे काम होता है जैसे डेवलप कंट्रीज में काम हो रहा था, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में कल्चर भी वही है। बट सबसिस्टेंस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड विलेज इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। तो सबसिस्टेंस सेक्टर में ये चीजें आ जाती हैं। दिस सेक्टर इज क्वाइट अंडर डेवलप्ड। ये सेक्टर काफी अंडर डेवलप्ड है। द इनकम ऑफ दिस सेक्टर इज वेरी लेस या लो। इनकम यहाँ पे काफी कम होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज्ड इन दिस सेक्टर आर जस्ट एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। सिर्फ गुजारा ही चल पाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। साइमल्टेनियस existence of both these sectors in India makes it dualistic economy। अब ये दोनों के दोनों सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है। तो कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। अबव पॉइंट्स shows most prominent signs of underdevelopment या underdeveloped nature of the Indian economy। That is why we can easily say that इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन कि इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसके फीचर्स क्या हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया है। चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा इंडियन इकोनॉमी एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।